नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में शिक्षकों की एक बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना। हमारे पास जो जानकारी आई है वो एक YouTube स्क्रिप्ट से है, जो इस पूरे आंदोलन को कह सकते हैं काफी भावनात्मक और नाटकीय ढंग से पेश करती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शिक्षक जो हमारे समाज की नींव हैं, वो अपनी कक्षाओं से निकलकर सड़कों पर क्यों उतरना चाह रहे हैं। वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो इस विरोध को हवा दे रहे हैं। खासकर ये टेट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता, पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस की बहाली, और हाँ, शिक्षा में निजीकरण की चिंता है। एक तारीख भी सामने आ रही है, 25 नवंबर, जब एक बड़े दिल्ली कूच की बात हो रही है। लगता है ये एक अहम मोड़ हो सकता है। बिल्कुल, और स्रोत को देखकर एक बात तो साफ लगती है कि ये सिर्फ नियमों या नीतियों का मामला नहीं है। इसमें भावनाएं बहुत गहरी हैं, चिंताएं हैं और कहीं ना कहीं सम्मान का सवाल भी जुड़ा हुआ सा लगता है। तो ये जो शिक्षकों की मांगे हैं, उनके पीछे के इन पहलुओं को समझना वाकई जरूरी है। जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, ये सिर्फ कुछ सुविधाओं की लड़ाई नहीं, उनके भविष्य की सुरक्षा, उनकी पेशेवर गरिमा, इन सब से जुड़ा है ये। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। स्रोत स्क्रिप्ट क्या कहता है? मुख्य मांगे क्या हैं शिक्षकों की? असल में क्या चाह रहे हैं वो? तो स्क्रिप्ट में मुख्य रूप से 3 मांगों पर जोर दिया गया है। पहली है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, उसकी अनिवार्यता। देखिए, टेट का मकसद तो ठीक है, शिक्षण पदों के लिए एक न्यूनतम मानक तय करना, खासकर नई भर्तियों के लिए, ये तो समझ आता है। पर यहाँ विरोध इस बात का है कि जो शिक्षक कई सालों से, शायद दशकों से पढ़ा रहे हैं पूरी निष्ठा से, उन्हें भी बार बार ये परीक्षा देने को क्यों कहा जा रहा है। स्क्रिप्ट इस पर सवाल उठाती है कि क्या ये ठीक है, जो अनुभवी शिक्षक हैं, जिन्होंने अपना पूरा करियर लगा दिया, उन्हें बार बार अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षा में बिठाना। स्रोत बताता है कि कई शिक्षकों को ये अपने अनुभव का एक तरह से अपमान जैसा लगता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। ये सिर्फ योग्यता नहीं, फिर तो अनुभव के सम्मान का भी सवाल बन जाता है ना? अच्छा, और दूसरी मांग जिस पर शायद ज्यादा जोर है। दूसरी मांग, और शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई, वो है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली। स्रोत के हिसाब से देखें तो ओपीएस जो थी वो एक परिभाषित लाभ वाली योजना थी। रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को एक तय गारंटी शुदा पेंशन मिलती थी उनके आखिरी वेतन के आधार पर, जो उनके बुढ़ापे का एक बड़ा सहारा थी। अब इसे हटाकर जो नई पेंशन योजना एनपीएस आई है, वो तो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, तो भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता रहती है। इसीलिए शिक्षक ओपीएस वापस चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा का भरोसा देती थी। और स्रोत इसे सीधे सीधे उनकी भावनाओं से जोड़ता है कि सालों की सेवा के बाद बुढ़ापे में असुरक्षित महसूस करने का डर। स्क्रिप्ट में एक लाइन भी है बहुत असरदार, कि जब सेवा पूरी ईमानदारी से की जाती है तो बुढ़ापे में सम्मान भी मिलना चाहिए। तो उनके लिए ओपीएस की बहाली सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, ये उनकी बरसों की सेवा का सम्मान और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है। हाँ, ये बात ओपीएस के मुद्दे को और साफ करती है कि ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सम्मान और भावनाओं से भी जुड़ा है। और तीसरा मुद्दा आपने शुरू में बताया था, निजीकरण। जी हाँ, स्क्रिप्ट में ये चिंता भी काफी प्रमुखता से है कि शिक्षा का क्षेत्र धीरे धीरे सेवा से हटकर व्यवसाय बनता जा रहा है। ऐसा लगता है शिक्षकों को डर है कि निजीकरण से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता या आम लोगों तक उसकी पहुंच पर असर पड़ेगा, बल्कि एक शिक्षक के तौर पर उनका अपना महत्व, उनकी भूमिका, वो भी शायद कम हो सकती है। शायद उन्हें लगता है कि जब शिक्षा सिर्फ मुनाफे का सौदा बन जाएगी, तो वो मानवीय पहलू, वो गुरु शिष्य का रिश्ता, वो कहीं पीछे छूट जाएगा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों मुद्दे, टीटी, ओपीएस और निजीकरण का विरोध, ये अलग अलग नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए लगते हैं। टीटी उनके पेशेवर अनुभव पर सवाल उठाता है, ओपीएस उनकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान पर चोट करता है, और निजीकरण उनके काम के मूल उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा करता है। ये सब मिलकर एक गहरी बेचैनी दिखाते हैं सार्वजनिक शिक्षा और उसमें शिक्षकों की स्थिति को लेकर। बिल्कुल, तो ये सिर्फ अलग अलग मांगे नहीं हैं, बल्कि ये शिक्षकों के पेशेवर अस्तित्व, उनकी आर्थिक सुरक्षा और उनके काम के मायने, इन सब की मिली जुली चिंताएं हैं। ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस पूरे आंदोलन को चला कौन रहा है, जमीन पर कौन है। स्रोत बताता है कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम
NMOPS वो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी जिक्र है और उनका एक बयान भी है कि ये आंदोलन हर उस कर्मचारी की आत्मा की आवाज है जिसने अपनी जवानी देश की सेवा में लगाई है। ये बयान ही काफी कुछ कहता है आंदोलन के भावनात्मक भार के बारे में। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है, क्या स्रोत कुछ बताता है कि उनकी रणनीति क्या है, योजना क्या है, कैसे आगे बढ़ने का इरादा है? हाँ, स्क्रिप्ट एक काफी कह सकते हैं व्यवस्थित और चरणबद्ध योजना बताती है जो 25 नवंबर के दिल्ली मार्च तक जाती दिखती है। तो उनके प्लान के अनुसार 1 अक्टूबर को एक्स, मतलब जो पहले ट्विटर था, उस पर एक बड़ा सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया, शायद अपनी बात रखने, लोगों को जोड़ने के लिए। इसके बाद 25 अक्टूबर को देश के सभी राज्यों की राजधानियों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना है। ये शायद दबाव को राज्य स्तर पर बढ़ाने की कोशिश है। फिर 8 नवंबर को दिल्ली में NMOPS के सभी प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्रियों की एक मीटिंग रखी गई है। स्रोत कहता है इसका मकसद 25 नवंबर के दिल्ली कूच की आखिरी रणनीति तय करना होगा, मतलब लॉजिस्टिक्स वगैरह देखना। और फिर आखिर में 25 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में एक बड़ा मार्च, जिसे दिल्ली कूच कहा जा रहा है, राजधानी में शक्ति प्रदर्शन का एक साफ प्रयास। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ एक भावनात्मक उबाल नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। डिजिटल अभियान से शुरू करना, फिर राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग और आखिर में राजधानी में प्रदर्शन। ये दिखाता है कि आयोजक इसे गंभीरता से ले रहे हैं, एक लंबा खेल खेलने को तैयार है, एक पूरी तरह प्लान्ड मल्टी लेवल कैंपेन लगता है ये। ये वाकई किसी अचानक भड़के गुस्से जैसा नहीं, बल्कि एक संगठित और सोच समझकर बनाए गए अभियान जैसा लग रहा है। श्रुत स्क्रिप्ट का वो जुमला याद है, अब सिर्फ मांग नहीं, अब संघर्ष होगा। वो इस पूरी योजना के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। ये दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ कुछ शहरों तक नहीं, बल्कि इसकी जड़ें गहरी हैं और कोशिश है कि पूरे देश से भागीदारी हो। ऑनलाइन अभियानों से लेकर सड़कों पर हजारों लोगों को उतारने तक की तैयारी। आपने शुरू में कहा था कि श्रुत स्क्रिप्ट का लहजा काफी नाटकीय और भावनात्मक है। मोमबत्तियों, काली पट्टियों का जिक्र था। विरोध और शोक दोनों के प्रतीक हो सकते हैं ये। और स्क्रिप्ट में वो लाइन थी, आंखों में आंसू नहीं आग है। ये किस तरह की गहरी भावनाओं को दिखाने की कोशिश है? हाँ, ये भावनाएं ये सतही नहीं है। स्रोत के आधार पर कहूँ तो ये अन्याय के गहरे एहसास से निकली लगती हैं। उन्हें लगता है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, सम्मान की कमी महसूस हो रही है, जैसे उनके सालों के अनुभव को, उनके समर्पण को नजरअंदाज किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर भविष्य को लेकर एक गंभीर असुरक्षा का भाव है। और इन भावनाओं को हम उनकी मांगों से सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे OPS का जाना सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं है, ये उन्हें एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेलता है। इससे असुरक्षा और शायद एक तरह का विश्वासघात जैसा महसूस होता है। इसी तरह बार बार टेट देने को कहना, ये सिर्फ परीक्षा नहीं, ये उनके अनुभव पर, उनकी योग्यता पर लगातार सवाल उठाने जैसा है, जिसे वो अपमान के तौर पर देख सकते हैं। स्क्रिप्ट में कुछ बहुत सोचने वाली पंक्तियां भी हैं, जैसे अगर शिक्षक ही असुरक्षित रहेगा तो शिक्षा कैसे सुरक्षित रहेगी, और अगर गुरु का सम्मान नहीं होगा तो राष्ट्र की नींव कैसे मजबूत होगी। ये पंक्तियां उनकी निजी चिंताओं को सीधे शिक्षा और राष्ट्र के भविष्य से जोड़ती हैं। ये उनकी भावनाओं की गहराई और उनके तर्कों के भावनात्मक आधार को दिखाती हैं। ये वाकई बहुत शक्तिशाली भावनाएं हैं, और जिस तरह इन्हें शिक्षा और राष्ट्र के भविष्य से जोड़ा जा रहा है, वो इसे और भी गंभीर बना देता है। बिल्कुल, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, खासकर शिक्षक, जो समाज का भविष्य बनाते हैं, जब वो ऐसी भावनाएं महसूस करते हैं, अन्याय, अपमान, असुरक्षा, तो ये हमारी व्यापक सार्वजनिक नीति के बारे में क्या कहता है? कर्मचारियों के प्रति राज्य के रवैये के बारे में क्या बताता है? क्या मौजूदा व्यवस्था उनके योगदान को सही महत्व दे रही है? क्या उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जा रहा है? ये कुछ सवाल हैं जो इस आंदोलन के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ शिक्षकों का मुद्दा नहीं रह जाता, ये दिखाता है कि हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है।
अच्छा, स्रोत स्क्रिप्ट के अंत में जैसे आपने बताया, दर्शकों से भी टेट ओपीएस निजीकरण पर राय मांगी गई थी। जाहिर है ये उनकी रणनीति का हिस्सा होगा, जनता का समर्थन जुटाने के लिए। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरी लड़ाई को वो किस तरह से पेश कर रहे हैं? जो बात खास तौर पर ध्यान खींचती है वो ये है कि स्रोत स्क्रिप्ट इस पूरे संघर्ष को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ जैसे पेंशन या परीक्षा से छूट बस यहीं तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे सम्मान की लड़ाई और शिक्षा के भविष्य को बचाने के एक बड़े संघर्ष के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि देखिए, विडंबना है कि वही शिक्षक जो स्कूलों में बच्चों को संविधान पढ़ाते हैं, नागरिक अधिकारों के बारे में बताते हैं, आज खुद अपने अधिकारों और न्याय के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उनका नारा ओपीएस बहाल करो सिर्फ एक नीति बदलने की मांग नहीं रह गया है। स्रोत के अनुसार ये उनके छीने गए अधिकार और सम्मान की वापसी की पुकार बन गया है। और स्रोत स्क्रिप्ट का अंत भी इसी भावना के साथ होता है, एक संदेश के साथ कि जब आवाजें मिलती हैं तो इतिहास बदलता है। ये साफ दिखाता है कि आंदोलन करने वाले इसे सिर्फ एक आम विरोध प्रदर्शन नहीं मान रहे, वो इसे एक ऐतिहासिक मोड़ बनाना चाहते हैं जो शायद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के अधिकारों और शिक्षा नीति की दिशा पर असर डाल सके। देश भर के शिक्षक 3 प्रमुख मांगों को लेकर बड़े विरोध की तैयारी में हैं। अनुभवी शिक्षकों के लिए बार-बार टेट का विरोध, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली और शिक्षा के निजीकरण पर चिंता। इस आंदोलन का नेतृत्व एनएमओपीएस कर रहा है और 25 नवंबर को दिल्ली में एक बड़े मार्च की योजना है। और इस सब के पीछे सिर्फ नीतियां नहीं, बल्कि अन्याय, सम्मान की कमी और भविष्य की असुरक्षा जैसी गहरी भावनाएं हैं। और इसे शिक्षा के भविष्य और शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई के तौर पर पेश किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा के बाद स्रोत सामग्री के आधार पर एक आखिरी सवाल या विचार मन में आता है, जो शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया पर उसमें छिपा है, कि इस आंदोलन का जो पैमाना दिख रहा है और इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, नौकरी की सुरक्षा, पेशेवर सम्मान, इन मौलिक मुद्दों को देखते हुए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और शिक्षा नीति पर इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं। भले ही इस विरोध का फौरी नतीजा कुछ भी हो, क्या ये भविष्य में ऐसे मुद्दों पर होने वाली बहसों की दिशा तय करेगा? और एक और तनाव जो साफ दिख रहा है वो है मानकीकृत परीक्षणों जैसे टेट से योग्यता तय करने की जरूरत, और दूसरी तरफ अनुभवी पेशेवरों के सालों के अनुभव और ज्ञान को मान्यता देने के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये एक मुश्किल सवाल है जिसका हल नीति बनाने वालों को खोजना होगा। ये वाकई गहरे और सोचने वाले सवाल हैं, जिन पर निश्चित रूप से आगे भी ध्यान देने की जरूरत होगी। ये यकीनन एक ऐसी स्थिति है जिस पर नजर रखी जानी चाहिए, खासकर जब 25 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।